Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज वाइटल साइन एंड रेफरेंसेस वैल्यूज, राइट। सो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अ क्लाइंट विद आर्टेरियल फिब्रिलेशन who is receiving maintenance therapy of warfarin sodium has a prothrombin time of 35 seconds. On the basis of this laboratory value, the nurse anticipates which prescription. सो क्लाइंट है आपके पास जिसको आर्टियल फिब्रिलेशन हुआ है एंड ही इज़ रिसीविंग मेंटेनेंस थेरेपी। सो मेंटेनेंस थेरेपी में क्या ले रहा है पेशेंट? वारफेरिन सोडियम, राइट। सो आर्टियल फिब्रिलेशन में पेशेंट क्या मेंटेनेंस थेरेपी में क्या चल रही है? पेशेंट को वारफेरिन चल रही है एंड वारफेरिन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो हम यूज़ करते हैं इसकी इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए। सो यहाँ पे पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम असेस किया गया है एंड दैट वाज 35 सेकेंड। सो इस लेबोरेटरी वैल्यू के बेस पे आप क्या प्रिस्क्रिप्शन एंटिसिपेट करोगे, राइट। कि आप पेशेंट को, क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया। आर्टियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को एंड उसमें मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है, वारफेरिन चल रही है एंड उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है? 35 सेकेंड। तो उस चीज़ को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? सो आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो पेशेंट का हर्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है, राइट। सो जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड रुक जाएगा इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में, और उसकी वजह से क्या होगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, राइट। सो उसके लिए क्या दी जाती हैं? उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स पेशेंट को दी जाती हैं। सो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली दी जाती है पेशेंट में हेपरिन, राइट। हेपरिन पेशेंट में दी जाती है एंड दैट इज़ गिवन बाय IV रूट, राइट। एंड मेंटेनेंस थेरेपी में हम देते हैं वारफेरिन सोडियम। सो वारफेरिन सोडियम एज अ मेंटेनेंस थेरेपी यूज़ किया जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि पेशेंट वारफेरिन ले रहा है और उसकी ये वैल्यू है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 11 to 12.5, राइट। सो prothrombin time, normal prothrombin time is 11 to 12.5, राइट। और INR कितना होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो कितनी होती है? नॉर्मल 2 to 3 होगी, राइट। सो ये आ गई नॉर्मल वैल्यू। अब हमें वहाँ पे कितनी बताई गई है? 35। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमें कितना बताया गया है? 35 का बताया गया है। अब हमें ये बोला जाता है कि अगर प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू 1.5 to 2 मीन्स इतना गुना अगर ज़्यादा होगी, राइट, तो उसको हम थेराप्यूटिक माना जाता है, राइट। कि इससे डबल, कि इस वे में डबल, जैसे 1.5 to 2 का 2 गुना हो गया, राइट। अगर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू 12.5 है तो 12.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 25 सेकेंड आएंगे हमारे पास, राइट। सो अगर वैल्यू 25 सेकेंड तक है तो उसको हम थेराप्यूटिक मानेंगे, कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, उसको हम थेराप्यूटिक मानेंगे, राइट। 1.5 to 2 मतलब 1.5 से लेके 2 गुना तक अगर नॉर्मल रेशियो से ज़्यादा आती है रेशियो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे, राइट। सो डबल कितना हुआ? 2 गुना कितना हुआ उसका, राइट। सो डबल कितना होगा? 12.5 का मैक्सिमम कितना होगा? 25 सेकेंड। सो मैक्सिमम वैल्यू 25 होनी चाहिए। सो 25 तक हम थेराप्यूटिक वैल्यू को काउंट करते हैं, राइट। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो वैल्यू है दैट इज़ 35 सेकेंड। सो 35 सेकेंड इज़ हायर, है ना।
तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या प्रिस्क्रिप्शन हम एंटिसिपेट करेंगे जब हमारे प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू हाई आएगी, राइट। फर्स्ट वन इज एडिंग डोज ऑफ हेपरिन सोडियम। फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि हेपरिन सोडियम की हमने वैल्यू ऐड करनी है। सो ऐड हम क्यों करेंगे, ऑलरेडी ही प्रोथ्रोम्बिन टाइम हाई जा रहा है, तो हम डोज को इंक्रीज नहीं करेंगे। होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। सो यस, जैसे हमें क्वेश्चन में बताया है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वैल्यू इंक्रीज हुई है 35 सेकेंड, तो हमने क्या करना है, होल्ड करनी है नेक्स्ट डोज को, राइट। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज इंक्रीज द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। डोज को हम इंक्रीज क्यों करेंगे, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। सो हमने एडमिनिस्टर नहीं करना है, हमने क्या करना है, होल्ड करनी है नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। सो हम क्या प्रिस्क्रिप्शन एंटिसिपेट करेंगे कि होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें बताया गया था कि आर्टियल फिब्रिलेशन पेशेंट को हो रही है। सो आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होगा कि जो आर्टरीज होंगी, राइट, अयोटा, वो पंप ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होंगी, राइट। सो आर्टियल फिब्रिलेशन, मैंने कार्डियक यूनिट में आपको बताया था कि आर्टियल फिब्रिलेशन में वेव्स ऐसे जाएंगी, राइट। सो वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे। जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड स्टेसिस हो जाएगा इन इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, राइट। जब ब्लड वहाँ पे स्टेसिस होगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी। सो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे। सो कोगुलेंट्स, इसमें हम एंटीकोगुलेंट्स देंगे। सो एंटीकोगुलेंट्स में हमारा हम क्या देंगे, जो इनिशियल थेरेपी चलती है, इनिशियली हम हेपरिन देंगे एंड बाद में हम मेंटेनेंस थेरेपी में क्या देते हैं, वारफेरिन देते हैं। ये ओरली हम इसको देंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65. A staff nurse is precipitating a new graduate nurse, and the new graduate is assigned to care for a client with chronic pain. Which statement, if made by the new graduate nurse, indicate the need for further teaching regarding pain management, राइट। सो स्टाफ नर्स है, वो प्रेसिपिटेटिंग कर रही है न्यू ग्रेजुएट नर्स को, राइट। एंड न्यू ग्रेजुएट को असाइन किया गया है एक क्लाइंट केयर के लिए जो क्रॉनिक पेन में है, राइट। क्रॉनिक पेन का पेशेंट न्यू ग्रेजुएट को असाइन किया गया है। सो कौन सी स्टेटमेंट अगर न्यू ग्रेजुएट बोलेगी तो उससे हमें ये लगेगा कि उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है इन द केस ऑफ पेन मैनेजमेंट, राइट। सो पेन क्या है, पेन वाइटल साइन है, एज यू नो दिस। सो सब्जेक्टिव, ये हम मीन्स बाकी जो जैसे वाइटल साइन है, लाइक टेम्परेचर हो गया, राइट, पल्स होगी, रेस्पिरेशन होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हम खुद मॉनिटर करते हैं, राइट। ये हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव वाइटल्स। और जो पेन मैनेजमेंट है, पेन जो है, पेन इज़ अ सब्जेक्टिव वाइटल। सब्जेक्टिव मीन्स कि इसको पेशेंट ही एक्सप्लेन कर सकता है कि उसको कितना पेन हो रहा है, राइट। वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि पेशेंट को इतना पेन हो रहा है, वो पेशेंट ही हमें बता सकता है कि कितना पेन हो रहा है। तो अगर पेशेंट वर्बली हमें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी पेन को कि मेरे को कितना पेन हो रहा है, देन हम न्यूमेरिकल पेन स्केल यूज़ करते हैं, राइट। इसमें हम न्यूमेरिकल पेन स्केल भी यूज़ करते हैं और डायग्रामेटिकली भी हम यूज़ करते हैं कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, राइट। सो पेशेंट उसमें से सिलेक्ट करता है उसका लेवल ऑफ पेन। सो अब हमें बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि नर्स ग्रेजुएट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, आई विल बी श्योर टू आस्क माई क्लाइंट वट हिज पेन लेवल इज़ ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। यस। सो नर्स अगर ये चीज़ बोल रही है कि सबसे पहले मैंने श्योर करना है कि क्लाइंट को पूछ के कि उसका पेन लेवल क्या है बाय यूजिंग ऑफ स्केल,
कि मैंने पेशेंट को स्केल देनी है और मैंने उससे कंफर्म करना है कि आपको कितना पेन हो रहा है। तो ये तो हम करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। Second one is, I know that I should follow up after giving medication to make sure it is effective. अब नर्स ये बोल रही है कि मुझे पता है कि मुझे पेशेंट को फॉलो करना चाहिए मेडिकेशन के बाद, कि वो पेन मेडिकेशन वॉज इफ़ेक्टिव और नॉट, राइट। सो ये चीज़ भी ठीक है, जब आप पेन मेडिकेशन पेशेंट को दोगे तो उसके बाद आप पेशेंट को पूछोगे कि आपकी पेन कैसी है, राइट। सो ये भी आप करोगे। So third one is, I will be sure to cues into any indicator that the client may be exaggerating their pain. अब जो यहाँ पे वर्ड है क्यूज़, तो जो नर्सिंग है, नर्सिंग जो भी हम असेसमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, वो क्या होगा, वो रियलिटी के बेस पे होगा, राइट, रियलिस्टिक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्यूज़ मीन्स ये हमें कोई साइन बता रहा है, राइट, कि कोई हमें, कि जैसे हम कोई गेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है कि किसी हमने खुद गेस किया या हमने जजमेंट पास करके हमने पेशेंट की प्रेडिक्शन नहीं करनी है कि उसको ये चीज़ पेन एग्जाग्रेट हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, राइट। सो थर्ड वन इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि अगर नर्स ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रही है देन उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। And fourth one is, I know that pain in the older client might manifest as sleep disturbance or depression. Yes, अगर नर्स आपको ये बोल रही, नर्स ये स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे पता है कि ओल्डर क्लाइंट में पेन की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और डिप्रेशन भी होता है, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारी हमसे पूछी गई थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो थर्ड वन इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66. A client has been admitted to the hospital for gastroenteritis and dehydration. राइट, अब गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए पेशेंट आया है एंड पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी है, राइट। द नर्स डिटरमिन दैट द क्लाइंट हैज़ रिसीव्ड एडुकेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट इफ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ड्रॉप टू विच वैल्यू। अब हमें इसमें बोला गया है कि पर्सन को डिहाइड्रेशन है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, सो क्लाइंट रिसीव कर रहा है, जैसे आईवी फ्लूइड्स पेशेंट रिसीव कर रहा है, सो आप कैसे डिटरमिन करोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सी वैल्यू BUN की कितनी ड्रॉप होनी चाहिए कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट को एडुकेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट मिल रहा है, राइट, कि जो फ्लूइड हम रिप्लेस कर रहे हैं दैट इज़ एडुकेट टू द पेशेंट, राइट, एडुकेट होना चाहिए, राइट। सो फर्स्टली इस चीज़ के लिए हमें पता होनी चाहिए लेवल ऑफ BUN का नॉर्मल लेवल कितना होगा, राइट। सो BUN का नॉर्मल लेवल होता है 10 to 20 मिलीग्राम पर DL। सो दिस इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ BUN, राइट। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि कितनी ड्रॉप होनी चाहिए कि जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट पेशेंट का प्रॉपर हो रहा है, राइट। सो अब हम इस वैल्यू के बीच में देखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू इस वैल्यू के बीच में आ रही है दैट मीन्स एडुकेट रिप्लेसमेंट पेशेंट को मिल रहा है। सो फर्स्ट वन इज़ द 3 क्या हुआ, 3 हुआ लो, राइट, एंड 15 इज़ अ नॉर्मल, राइट, ये नॉर्मल हुआ क्योंकि 10 to 20 हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है। 29 हाइयर है, 35 भी हाइयर है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो डिहाइड्रेशन में BUN क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन में BUN इंक्रीज होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ब्लड कंसनट्रेटेड हो जाता है, राइट, तो उसकी वजह से BUN क्या हो जाएगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम बात करें फ्लूइड ओवरलोड की, सो फ्लूइड ओवरलोड में BUN डिक्रीज होता है, राइट। इसमें क्या होगा, BUN डिक्रीज होगा फ्लूइड ओवरलोड में। बट यहाँ पे हमें बताया गया था कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, सो डिहाइड्रेशन में जो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी ब्लड कंसनट्रेटेड हो जाएगा, राइट, कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड वो इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से BUN क्या होगा, इंक्रीज होगा।
राइट। सो हमने उस BUN को डिक्रीज़ करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ BUN वैल्यू हमने बताना था कि पेशेंट को प्रॉपर फ्लूइड मिल रहा है या नहीं, राइट। सो अगर BUN का लेवल नॉर्मल आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को प्रॉपर फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। Next question is question number 67. The nurse is explaining the appropriate method for measuring an accurate temperature to an assistive personnel, which method, if noted by the UAP as being an appropriate method, indicate the need for further teaching. So nurse explain कर रही है appropriate method किस चीज़ के लिए, accurate temperature measurement के लिए, राइट। टू किसको, असिस्टिव पर्सोनल को। सो कौन सा मेथड अगर नर्स नोट करेगी कि यूज़ हो रहा है, वो अप्रोप्रिएट मेथड है कि उसमें पेशेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, राइट। सो हमें क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि एज अ नर्स आप एक्सप्लेन कर रहे हो असिस्टिव पर्सोनल को कि एक्यूरेट मेथड क्या होना चाहिए फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। सो कौन सा मेथड अगर आप नोट करोगे पेशेंट कि वो असिस्टिव पर्सोनल यूज़ कर रही है कि उसमें उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत होगी, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर फॉर अ क्लाइंट who has undergone nasal surgery. So nasal surgery में rectal temperature यूज़ हो assess rectal temperature ले रहे हैं, then this is a okay, right. So ये तो correct है। Second one is taking an oral temperature for a client with a cough and nasal congestion. So cough and nasal congestion के लिए कभी भी oral temperature नहीं लिया जाता है, राइट। सो ये हमने यहाँ पे हमने असिस्टिव पर्सोनल को करेक्ट करना है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सो अगर हम ऐसा करते हुए देख रहे हैं असिस्टिव पर्सोनल को, देन हमने वहाँ पे उनको फर्दर टीच करना है, राइट। नेक्स्ट इज टेकिंग एन एक्सिलर टेम्परेचर फॉर अ क्लाइंट हु हैज जस्ट कंज्यूम्ड हॉट कॉफ़ी। अब हॉट कॉफ़ी पेशेंट ने ली है एंड एक्सिलर टेम्परेचर से उसका असेस कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर एक्सिला से ले रहे हैं एंड हॉट कॉफ़ी ली है। तो हॉट कॉफ़ी अगर ली है और एक्सिला से टेम्परेचर ले रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल, राइट। अगर पेशेंट ने हॉट कॉफ़ी ली है और हम टेम्परेचर बाय माउथ अगर ले रहे हैं, सो वो इनकरेक्ट प्रैक्टिस होगी। तो वहाँ पे भी हमने उनको टीच करना है, राइट। कि अगर पेशेंट ने हॉट लिया है या कोल्ड कुछ लिया है या पेशेंट को कफ है, कोल्ड है, तो उस कंडीशन में बाय ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज टेकिंग अ टेम्परेचर ऑन द नेक बिहाइंड द ईयर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर अ क्लाइंट हु इज़ डायफोरेटिक। यस, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेम्परेचर ले रहे हैं बिहाइंड द नेक ऑफ द ईयर, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डायफ्रेटिक भी है पेशेंट, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस भी करेक्ट है। सो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या थी कि अगर असिस्टिव पर्सोनल टेम्परेचर ओरली टेम्परेचर ले रहा है जब पेशेंट को कफ एंड नेज़ल कंजेशन हुई है, राइट। सो नेज़ल कंजेशन एंड कफ में हमने पेशेंट को बताना है कि नेज़ल कंजेशन में, कफ में और अगर हॉट या कोल्ड लिक्विड पेशेंट ने लिया है, कोल्ड फूड लिया है या हॉट फूड लिया है, देन हमने ओरल टेम्परेचर्स नहीं लेना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68. A client is receiving a continuous intravenous infusion of heparin sodium to treat deep vein thrombosis. The client activated partial thromboplastin time is 65 seconds. The nurse anticipates that which action is needed, राइट। सो क्वेश्चन है कि क्लाइंट रिसीव कर रहा है, कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूज़न चल रहा है हेपरिन सोडियम का, किस चीज़ के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, राइट। डीवीटी पेशेंट को हुआ है, उसके लिए हेपरिन थेरेपी पेशेंट को चल रही है। सो हेपरिन की इफेक्टिवनेस चेक हम कैसे करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से। सो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हमारे पास कितना आया है, 65 आया है। सो नर्स एंटिसिपेट दैट कि कौन सा एक्शन उस टाइम पे नीडेड है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी सेम हमें APTT की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए,
राइट। सो फर्स्टली आपको पता चल गया कि हेपरिन पेशेंट को, इनिशियल थेरेपी पेशेंट को हेपरिन सोडियम दी जा रही है आईवी, और पेशेंट को इसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक की जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस चेक की जाती है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से, राइट। सो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी चल रही थी। सो वारफेरिन में इफेक्टिवनेस वारफेरिन की कैसे चेक की जाती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से या आईएनआर से, राइट। और इसकी इफेक्टिवनेस कैसे होगी, एपीटीटी से। आई थिंक आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि हेपरिन की इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे और वारफेरिन की इफेक्टिवनेस को कैसे चेक करेंगे, राइट। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, सबसे पहले हमें नॉर्मल ये वैल्यू पता होनी चाहिए। सो ये नॉर्मल वैल्यू होती है 30 to 40, राइट। 30 to 40 नॉर्मल वैल्यू होती है एपीटीटी की। और जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि अगर वैल्यू 1.5 से 2 गुना, मतलब 2 ज़्यादा अगर होती है, देन उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और इसमें क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 1.5 से 2.5 गुना होती है, राइट, तो वो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, 40 को हम 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को इससे, तो हमारे पास 100 वैल्यू आती है, राइट। सो मैक्सिमम थेराप्यूटिक हम कितना कंसिडर करते हैं, 100, राइट। सो मैक्सिमम हम 100 करेंगे। अगर हम 30 से 1.5 को करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 45 सेकेंड आएंगे हमारे पास, राइट। सो 45 सेकेंड टू 100 हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे वैल्यू को, राइट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि 45 से 100 तक हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा आती है या कम आती है, देन उसको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे है 65 सेकेंड, सो दैट इज़ नॉर्मल, राइट। सो उस टाइम पे हमने क्या एक्शन लेना है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। सो गाइस, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, वारफेरिन हो गया, हेपरिन हो गया। सो इनमें से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले वारफेरिन, इसमें आपको पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू, राइट, थेराप्यूटिक वैल्यू, एंड जो हमारा, और किसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। ये आपको पता चल गया। हेपरिन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एंड नॉर्मल कितनी इसकी वैल्यू होती है, दैट इज़ 30 to 40 सेकेंड, राइट, 30 to 40 सेकेंड। एंड अगर इसकी वैल्यू 1.5 to 2.5 गुना अगर बढ़ जाती है, देन हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, राइट। सो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी, 45 to 100 हम इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। और अगर हम बात करते हैं वारफेरिन की, सो वारफेरिन में भी वारफेरिन हम इसमें हम इसकी इफेक्टिवनेस हम कैसे चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से एंड आईएनआर से यूज़ करते हैं, राइट। और उसमें अगर नॉर्मल वैल्यू से 1.5 to 2 इसमें 1.5 to 2 अगर ज़्यादा आती है, उससे गुना होती है, तो उसको हम थेराप्यूटिक वैल्यू में कंसिडर करते हैं, राइट। सो इसमें नॉर्मल उसकी वैल्यू कितनी होती है, 11 to 12.5, और आईएनआर की कितनी होती है, 2 to 3, राइट। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, डिसकंटिन्यू द हेपरिन इन्फ्यूज़न। सो हमें बोल रहे हैं कि हम डिसकंटिन्यू करेंगे हेपरिन को, नहीं, हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे हेपरिन को। इंक्रीज़ द रेट ऑफ द हेपरिन इन्फ्यूज़न, इंक्रीज़ भी नहीं करेंगे। डिक्रीज़ द रेट ऑफ द हेपरिन इन्फ्यूज़न, डिक्रीज़ भी नहीं करेंगे, इंक्रीज़ भी नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू भी नहीं करेंगे। एंड लिविंग द रेट ऑफ द हेपरिन इन्फ्यूज़न एज इज़ 69। सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि हम क्या करेंगे, जितना रेट चल रहा है हेपरिन इन्फ्यूज़न का, हम उतना ही रखेंगे, राइट। सो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल वैल्यू, तो उसमें कि नॉर्मल कितना टाइम, 1.5 to 2.5 टाइम नॉर्मल आता है, जो हम पढ़ते हैं कि उसका गुना,
राइट, जो मैंने आपको करके भी बता दिया कि जैसे नॉर्मल वैल्यू एक्टिविटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन की 30 to 40 है, तो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, सो जितनी हमारी वैल्यू आएगी उतना हमारा नॉर्मल होना चाहिए। तो इसका ये मतलब होता है जो हम इसमें पढ़ते हैं कि 1.5 एंड 2.5 टाइम नॉर्मल वैल्यू, राइट। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। A client with a history of heart failure is due for a morning dose of rusamide. Which serum potassium level, if noted in the client reported report, should be reported before administering the dose of rusamide? अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पेशेंट की हिस्ट्री है हार्ट फेलियर की, राइट, हार्ट फेलियर पेशेंट में हुआ है और उसके मॉर्निंग डोज ऑफ रुसामाइड क्या है, ड्यू है। सो कौन सी सीरम पोटेशियम लेवल अगर आप नोट करोगे क्लाइंट की लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में, तो हमने रिपोर्ट करना है फ्रूसामाइड को एडमिनिस्टर करने से पहले, राइट, कि आप पोटेशियम की क्या वैल्यू अगर आप नोट करते हो लैब रिपोर्ट में, तो आपने पहले फिजिशियन को बताना है एडमिनिस्टर करने से पहले, राइट, कि आपने रिपोर्ट करना है टू द फिजिशियन, राइट। सो जैसे पोटेशियम मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट लीदल इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम, राइट। सो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो दिस इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम। सो अगर वैल्यू 5.5 से ज़्यादा आती है तो पेशेंट में कार्डिक डिसरिथमियाज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो कार्डिक फेलियर के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है, कार्डिक फेलियर में हम क्या देते हैं, हार्ट फेलियर में क्या ट्रीटमेंट, हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड है उसको हमने रिमूव करना है। सो फ्रूसामाइड क्या करता है, फ्रूसामाइड उस फ्लूइड को क्या करता है, रिमूव करता है। सो इस कंडीशन में पेशेंट को फ्रूसामाइड दी जाती है या डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, राइट, कि जिसकी वजह से जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल सके, राइट। सो जब ये लॉस होता है बॉडी से, जब लाइक पेशेंट को डायूरेटिक्स चल रही हैं या फ्रूसामाइड पेशेंट में चल रहा है, तो फ्लूइड के साथ साथ क्या होता है, पोटेशियम भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या हो जाता है, हाइपोक्लेमिया हो जाता है। सो अगर पेशेंट में हाइपोक्लेमिया हो रहा है देन हमने इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है टू द फिजिशियन बिफोर एडमिनिस्टरिंग द फ्रूसामाइड एंड डायूरेटिक्स, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है 3.2। सो 3.2 इज़ अ माइल्ड डिक्रीज है, राइट, एंड 3.8 क्या है, 3.8 इज द नॉर्मल है, राइट। सो नेक्स्ट है 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो 2 भी क्या है, डिक्रीज है, राइट। 3.2 जो है वो थोड़ी माइल्ड डिक्रीज थी एंड 2 मॉडरेट डिक्रीज हम इसको बोल सकते हैं। एंड 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो 8 है दैट इज़ इंक्रीज। सो हमारे इसमें रिस्क पेशेंट को किसमें रहता है, हाइपोक्लेमिया का रिस्क रहता है, तो हम इसमें हाइपरक्लेमिया में भी हम फ्रूसामाइड को दे देंगे। बट हमें बोला गया है कि अगर हमें क्या वैल्यू दिखती है तो हमने पेशेंट उसको डॉक्टर को हमने इन्फॉर्म करना है, राइट। सो अगर वैल्यू हमें, अब ये माइल्ड है, माइल्ड में फिर भी चलेगा, बट जो मॉडरेट डिक्रीज़ हो रही है 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे पहुंच गई है, वो हमने इन्फॉर्म करना है टू द फिजिशियन, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रूसामाइड क्या करता है, हमारी बॉडी से जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालता है, राइट। सो जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो साथ साथ पोटेशियम भी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब पोटेशियम बॉडी से निकल रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोक्लेमिया हो जाएगा, हाइपोक्लेमिया के सिम्टम्स अराइज हो जाएंगे पेशेंट में। देन अगर पेशेंट में हाइपोक्लेमिया की अगर वैल्यू आ रही है या पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं, देन वी विल immediately inform to the physician,
राइट। सो गाइस, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जो भी आज मैंने बताया, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, लाइक BUN की नॉर्मल वैल्यू, पोटेशियम, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, पोटेशियम कैल्शियम जो भी है ये आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम जो भी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये आप तभी करेक्टली दे पाओगे जब आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होंगी, राइट। एंड इस चैप्टर में जो अभी हैपरिन एंड वारफेरिन से जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको इसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। एंटीडोट, हैपरिन का एंटीडोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है, हैपरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट, राइट। सो इसके बारे में पूछा जाता है। इनिशियल थेरेपी क्या दी जाती है, राइट। आर्टियल फिब्रिलेशन में जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि वारफेरिन में कैसे उसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करते हैं, हैपरिन की इफेक्टिवनेस कैसे चेक करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इसमें आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो उसी की बेस पे आप ये आंसर कर सकते हो, राइट। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है देन काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।